हेलो। आज हम लोग डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट के आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू द संभल जामा मस्जिद कंट्रोवर्सी इशू। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि हम इसमें कई चीज़ें डिस्कस करेंगे आज कि संभल जामा मस्जिद इशू क्या है, एंड रिलेटेड टू दिस वी विल डिस्कस अबाउट दिस places of worship act 1991 also, and then after end of this video you are going to get one MCQ, so please be careful after. Okay, do watch this video very carefully so that you can answer that MCQ also, and after that we are going to give you one mains answer mock question also so that you can write that question. सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी है क्या। तो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग है ये संभल मॉस्क्यू। संभल एक एरिया है। सबसे पहले ये है कि संभल एरिया है कहाँ पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संभल एरिया में एक जामा मस्जिद है जिसको शाही जामा मस्जिद हम लोग बोलते हैं। तो शाही जामा मस्जिद के ऊपर ये क्लेम आया था कि दिस शाही जामा मस्जिद बेसिकली इट इज बिल्ट बेसिकली ओवर द टेम्पल। मतलब क्या है कि इससे पहले वहां पे टेम्पल था और जो बाबर थे उसमें जो मुगल एम्परर थे उन्होंने इसको क्या हुआ डिस्ट्रॉय करवा के टेम्पल को उसके ऊपर एक मस्जिद बना दिया। सी देख लो, बाबर ने बेसिकली क्या हुआ कि 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस में मस्जिद बनवाई थी। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ो, एक संभल एरिया में, एक पानीपत में और आप अयोध्या में। अयोध्या का बाबरी मस्जिद ऑलरेडी हैज बीन डिमोलिश्ड, वहां पे अभी राम टेम्पल बन गया है। क्लियर। अब आप समझोगा कि संभल एक ऐसा एरिया जिसको आई थिंक जो उत्तर प्रदेश से नहीं है, दोज हु आर नॉट बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, they do not know on okay where the Sambal is, whether it is western Uttar Pradesh, eastern Uttar Pradesh, आप बता ही नहीं पाओगे। even those who are living in Uttar Pradesh also they are not 100% sure where is Sambal is। करेक्ट। जब आपको पता ही नहीं है फिर भी आप समझो कि बाबर ने उस टाइम पे वाई बाबर है चूजन संभल इज द प्लेस टू बिल्ड द मॉस्क्यू, व्हाई नॉट एनी अदर इंपॉर्टेंट प्लेस। सो रीजन इज दिस, संभल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द हिंदू कम्युनिटी बेसिकली। क्यों हिंदू कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आज हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि इसके रिलेटेड जो पिटीशन था वो किसने फाइल किया था। जो ये पिटीशन था दैट पिटीशन वाज फाइल्ड बाय बेसिकली दिस पर्सन एंड हिज फादर। किसने फाइल किया था? दिस पिटीशन वाज फाइल्ड बाय ओके किसने फाइल किया था? दिस पर्सन एंड हिज फादर बेसिकली हरि शंकर एंड विष्णु शंकर जैन ने फाइल किया था। इन पिटीशन में इन्होंने ये बोला, और ये पिटीशन कहाँ फाइल हुई थी? ये पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं, हाई कोर्ट में भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ था। वहां पे सिविल जज ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया था और सर्वे कंडक्ट करने का एक फैसला सुनाया था कि जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, वहां पे एक सर्वे होगा। सर्वे इसलिए होगा, ये पता लगाया जाएगा कि वहां पे टेम्पल स्ट्रक्चर के कोई एविडेंस है या नहीं, ऐसा था। तो हम इस कंट्रोवर्सी को हम समझते हैं सबसे पहले। तो ये जो क्या था कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इन संभल बेसिकली ऑर्डर्ड अ सर्वे ऑफ द शाही जामा मस्जिद। कहां पे? शाही जामा मस्जिद ऑफ द संभल, द टाउन इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये टाउन है कहां पे। तो इसके बाद कोर्ट ऑर्डर केम इन प्लेस which claim that संभल जामा मस्जिद है it was built on the site of a Hindu temple, correct है? And this is similar to the claims that made in the case of like ज्ञान बापी मॉस्क्यू इन वाराणसी और शाही ईदगाह इन मथुरा एंड कमल मौला मॉस्क्यू इन मध्य प्रदेश धार। जो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल प्लेसेस है, वैसे ही एक 4th कंट्रोवर्शियल प्लेसेस एक आया है शाही जामा मस्जिद ऑफ संभल। और वहां पे पिटीशन फाइल हुआ था कि जो शाही जामा मस्जिद है जो संभल की, वो एक्चुअली में एक टेम्पल के ऊपर बना हुआ है। तो इसी क्लेम्स को रख के डिस्ट्रिक्ट जज ने, कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। क्लियर है? अब सबसे पहले समझते हैं कि संभल है कहां पे। तो आप समझ सकते हो संभल इज हियर बेसिकली। संभल बिलोंग्स टू द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। जो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये संभल आता है। किसमें? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसके आसपास के आप डिस्ट्रिक्ट देखो तो अमरोहा आता है, मेरठ आता है जो एक सभी को वेल नोन डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ये सब आते हैं। और ये जो एरिया दिख रहा है कुंदरकी, ये अभी न्यूज में था। अगर आप देखो बाईपोल जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलए थे उन्होंने जीत हासिल किया था, ये न्यूज में था। इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। तो संभल एरिया कहाँ पे आ रहा है? संभल बेसिकली मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न एरिया में। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं इसमें। नेक्स्ट चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदू ट्रेडिशन में ये माना जाता है जो विष्णु के 10th अवतार हैं, दैट इज कल्कि।
सभी लोगों को पता होगा शायद। तो ये मतलब जो 10th अवतार कल्कि है, आफ्टर द एंड ऑफ द कलयुग कल्कि जो है ना गोइंग टू टेक बर्थ इन द एरिया संभल। कहाँ पे अपना जन्म लेंगे? संभल में जन्म लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया किसके लिए? हिंदू धर्म के लिए। तो इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पे पहले बेसिकली एक टेम्पल था जो विश्वकर्मा ने बनवाया था। उस टेम्पल को, स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर ये मस्जिद बना दी गई है जस्ट टू डोमिनेट द हिंदू रिलीजन। ये एक कंट्रोवर्सी है। तो कल्कि अवतार, इनको 24th अवतार भी बोलते हैं या 10th मैन अवतार ऑफ विष्णु। ये कल्कि आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें भी ये संभल एरिया के बारे में डिस्कस हुआ था मूवी में। अगर आप मूवी को देखो उसमें ये है कि कल्कि विल गोइंग टू अपीयर व्हेन अनराइटियसनेस इंक्रीजेस टू रिस्टोर द ऑर्डर। तो आफ्टर द एंड ऑफ द कलयुगा, सो आफ्टर द एंड ऑफ द कलयुगा, तो कलयुग कब आएगा? जैसे अभी फॉर एग्जांपल ओनली लाइक 526 ईयर्स ही कलयुग के खत्म हुए। कितना? ओनली 5126 और 27 ईयर्स ही कलयुग के खत्म हुए। अभी तो लाखों जो है ना, ओके, अराउंड आई थिंक 4 लाख या 5 लाख समथिंग, 4 लाख समथिंग, ओके, अभी ईयर्स और बाकी है कलयुग को। अभी तो कलयुग शुरुआत ही हुआ है, कलयुग जस्ट स्टार्टिंग फेज में ही है। जब ये कलयुग खत्म होगा तब जाके ये कल्कि अवतार जो जमीन पर आएंगे। और वो कहाँ पे वो जन्म लेंगे? वो जन्म आपके लेंगे इसी संभल एरिया में। तो वेयर विल कल्कि अवतार विल टेक प्लेस? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कल्कि अवतार विल बॉर्न इन द संभल, उत्तर प्रदेश। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संभल क्यों एक कंट्रोवर्सी में आया है। एंड दैट इज व्हाई कल्कि धाम इज बीइंग बिल्ट एट दिस प्लेस। इसीलिए यहाँ पे एक कल्कि धाम भी बनाया जाता है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो वेंट ओवर देयर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, इस कल्कि धाम को। तो समझ सकते हो। एंड कल्कि इज द ओनली अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु हुज टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इवन बिफोर हिज बर्थ। जैसे कृष्णा या फॉर एग्जांपल रामा, तो लॉर्ड रामा, इन लोगों के टेम्पल्स कब बने हैं? उनके जन्म लेने के बाद। लेकिन कल्कि का टेम्पल उनके जन्म लेने से पहले ही बन गया है। करेक्ट है। तो इसलिए ये संभल जो एरिया है वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, किसके लिए? हिंदू धर्म के लिहाज से। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो कल्कि, जो संभल एरिया में जो मस्जिद बनी हुई है बेसिकली, जैसे अयोध्या में, अयोध्या एक इंपॉर्टेंट प्लेस है हिंदू लोगों के लिए। वो राम, लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस था, वहां पे बाबरी मस्जिद बना दी गई। किसने? बाबर ने। ये सेम बाबर ने यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मस्जिद बना दी है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि जो बाबरी, जो यहाँ पे जो मस्जिद, जामा मस्जिद बनाई है, वो एक टेम्पल को तोड़ के बनाई है। और जो टेम्पल जो पहले था वो डेडिकेटेड था इसी फॉर एग्जांपल लॉर्ड कल्कि को ही, जिसको हरिहर मंदिर भी समटाइम्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज आप समझते हैं यहाँ पे कोर्ट ने क्या ऑर्डर पेश किया था। कोर्ट ऑर्डर था, इट वाज इशूड बाय सिविल जज ऑफ द संभल डिस्ट्रिक्ट। किस चीज के लिए? ये 19 नवंबर को कोर्ट ऑर्डर इशू हुआ था। इज अलाउड ए पिटीशन क्लेमिंग द राइट टू एक्सेस द मॉस्क्यू। सी, आप मॉस्क्यू को राइट टू एक्सेस मतलब उसमें इंटर करने के लिए या पूजा करने के लिए जैसे होता है ना, वो उसके लिए अलाउ किया था। पिटिशनर्स इंक्लूड एडवोकेट हरिशंकर जैन एंड लोकल महंत। हमने ऑलरेडी आपको इसका फोटो भी इनको दिखाया था। क्लेम बाय द पिटिशनर ये है, ये एलिगेशन है कि जो मॉस्क्यू है इट वाज बिल्ट इन 1526 बाय मुगल एम्परर बाबर। तो हमने जैसे बताया था 1526 से लेके 1529 के बीच में बाबर ने बेसिकली 3 मॉस्क्यू बनाई थी इंडिया में। पानीपत में 2 बनाई, अयोध्या में, और अयोध्या का तो भी रहा नहीं है, ये संभल में बनाया था। क्लेम था इट वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर डिमोलिशिंग ए हिंदू टेंपल दैट ओरिजिनली स्टूड ऑन द साइट, जिसको हरिहर टेंपल भी समटाइम्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप समझिएगा इसमें अगला चीज आप समझिएगा, कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिया था, वो जो मस्जिद थी, Mosque's managing committee, it was consulted for the survey. However, order for a survey report that is due on 29th November, it was passed without hearing the both parties. So ये कंट्रोवर्सी है, जो सिविल जो जज थे और जो कोर्ट थी, कोर्ट ने दोनों पार्टी को बिना सुने, दोनों पार्टी को प्रॉपर बिना टाइम दिए ऑर्डर इशू कर दिया था। तो ये डेफिनेटली माना जाता है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको, कि आपको दोनों पार्टियों का पहले बयान, उनका ओपिनियन सुन लेना चाहिए था, बिकॉज यही तो नेचुरल जस्टिस है। तो इसमें यही बोला गया है कि इतनी जल्दी क्या ऑर्डर इशू करने की जल्दबाजी थी कि आपने तुरंत ऑर्डर इशू किया, आपने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए बोल दिया, रिपोर्ट देने के लिए बोल दिया। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? आप दोनों पार्टियों को प्रॉपर टाइम देते एंड तभी आप इसको ऑर्डर को इशू करते। तो डेफिनेटली यहाँ पे जुडिशरी से थोड़ी मिस्टेक हुई है, नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है। अगला बात हम देखते हैं इसमें कि जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, जो संभल का जो जामा मस्जिद है, इट इज ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, क्योंकि सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिपिंग,
कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विल बी एबल टू प्रोटेक्ट दिस मॉस्क्यू और नॉट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉस्क्यू किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो संभल जो जामा मस्जिद है, इट इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। इस पर्टिकुलर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है उसके अंडर प्रोटेक्टेड है। It notified as a protected site on December 22, 1920 already. It declared as a monument of national importance also. It listed as centrally protected monument on the Archaeological Survey of India website also. Correct है? तो इस मॉस्क्यू को डेफिनेटली प्रॉपर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये किसने दिया था आप समझ सकते हो। इट वाज गिवन ओके ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम आल्सो, बिकॉज एट दैट टाइम कंट्रोवर्सी डेफिनेटली विल बी देयर। लोकल जो लोग होंगे दे वर डेफिनेटली डिमांडिंग दैट दिस मॉस्क्यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय द टेंपल्स। दैट इज द रीजन प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन to this Jama Masjid. So this is basically that Jama Masjid that is there in Sambhal area. Clear? अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इससे एसोसिएटेड। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले समझो कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये कौन सा है, ये 1991। ये कब आया था। दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिकली क्या था कि 1988 के टाइम पे जो इंडिया में बेसिकली अयोध्या में एक मूवमेंट वाज एक रन हो रहा था, जिसमें दे बेसिकली वांटेड ए टेंपल इन प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। सो ड्यूरिंग दैट टाइम लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी वर हैपनिंग इन वेरियस प्लेसेस, लाइक एग्जांपल अब काशी, मथुरा, वृंदावन, वेरियस प्लेसेस में देयर वाज अ डिमांड, देयर आर सो मेनी टेंपल्स, लाइक देयर वाज डिमांड दैट कि फ्रॉम 1192 से लेके आप 1192 से ले लो टिल फॉर एग्जांपल 1500 तक, 30 तक, देयर वर मेनी structures are there. जो Islamic structure they were created, these Islamic structures they were built on various different religious structure like either Jain temples or Buddha temple or over Hindu temples. तो इसीलिए एक मूवमेंट चल रहा था कि रिक्लेम दोज स्ट्रक्चर, रिक्लेम द हिस्ट्री, ऐसा एक मूवमेंट चल रहा था। तो इसी के चलते 1991 में बेसिकली उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दैट इज लीड बाय पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के तहत यह बोल दिया गया, क्या बोला गया, इट प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगे, चाहे वो टेंपल हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उसको आप कन्वर्ट अब नहीं कर सकते हो किसी और रिलीजियस स्ट्रक्चर में। कब से, 15 अगस्त 1947। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर लाइक एग्जांपल दिस इज बेसिकली इफ इट इज ए मॉस्क्यू, करेक्ट, इट इज ए मॉस्क्यू व्हेन 15 अगस्त 1947 को अगर ये स्ट्रक्चर एक मॉस्क्यू है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको टेंपल नहीं बना सकते हो, आप उसको जैन टेंपल नहीं बना सकते हो, आप उसको गुरुद्वारा नहीं बना सकते हो। तो ये था कि जो भी उसका स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 को है वही स्ट्रक्चर माना जाएगा, आप उस स्ट्रक्चर के छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ये इस एक्ट में बोल दिया गया। So no one can convert a place of worship to a different religion or sect. अब जब ये एक्ट आया था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उस समय ये राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास हो गया बिकॉज दे वर हैविंग मेजॉरिटी। बट ड्यूरिंग दैट टाइम वेरियस अपोजिशन लीडर्स लाइक अरुण जेटली, उमा भारती, they were opposing basically this. Why? They were saying that this is very arbitrarious act because it had chosen 15th August 1947 very arbitrary manner. So that was the controversy here. सो क्या था की पॉइंट, इफेक्टिव डेट क्या था इसकी, कि जो इस एक्ट के जो प्रोविजन थे, प्रोविजन 3 दैट इज सेक्शन 3, 6 और 8, दे केम इनटू इफेक्ट ऑन 11th of July 1991 ओनली, करेक्ट। इसमें डेफिनेशन भी दिया गया सेक्शन 2 में, क्या डेफिनेशन दिया गया, कन्वर्जन का क्या मतलब है, इट मींस कन्वर्जन मींस इंक्लूड्स एनी अल्टरेशंस और चेंज ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का आप चेंज करते हो, अल्टरेशन करते हो, मतलब सिर्फ कन्वर्जन नहीं, अगर जरा सा भी स्ट्रक्चर में आप छेड़खानी कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। सेकंड इज यार प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट इट इंक्लूड्स टेंपल्स, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्चेस, मोनार्चेस, एनीथिंग, मतलब एवरी रिलीजन का जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, जो भी इनका रिलीजियस प्लेस होता है, वो सारा कुछ इसमें आपके कवर है अंडर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 4 इसका क्या बोलता है, सेक्शन 4 बोलता है इट डिक्लेयर दैट religious character of a place of worship shall remain at it was on 15th August 1947। सबसे पहले ये बोला गया, जो कट ऑफ डेट आपने लिया है 15th अगस्त 1947, वो कट ऑफ डेट इन वेरी आर्बिट्रेरी मैनर में ले लिया गया। गवर्नमेंट ने इसलिए कट ऑफ डेट दिया था बिकॉज इन 15th अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इट वाज अ डेमोक्रेसी, इट वाज अ रिपब्लिक। सो बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं जो इंडिया का जो डिवीजन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन रिलीजन ओनली। तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई और कम्युनल वायलेंस इंडिया में हो, तो हार्मोनी मेंटेन करने के लिए हमने ये डेट चूज कर ली थी 15 अगस्त 1947, करेक्ट, कि 1947 15 अगस्त 1947 के टाइम पे जो भी उस पर्टिकुलर रिलीजियस स्ट्रक्चर का नाम रहा होगा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसको आप किसी और रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जो भी उसका स्टेटस इस पर्टिकुलर डेट को है वही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें और चीज ये हुए, जो भी पेंडिंग केसेस होंगे रिगार्डिंग दिस कंट्रोवर्सी, रिगार्डिंग दिस वेदर इट वाज अ टेंपल और इट इज ए फॉर एग्जांपल मॉस्क्यू और इट इज अ जैन टेंपल, वो सारे पेंडिंग केसेस स्टॉप हो जाएंगे। और ये भी बोला नो न्यू केस और लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड, मतलब जुडिशियल रिव्यू हैज बीन रिमूव्ड नाउ। जो आपकी जुडिशियल रिव्यू है इट हैज बीन टेकन अवे, ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर से। सो आप देखो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिकली जो है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक वेरी ऑर्डिनरी एक्ट है, इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, करेक्ट है। और ये ऑर्डिनरी एक्ट क्या कर रहा है, ऑर्डिनरी एक्ट हैज टेकन अवे द जुडिशियल रिव्यू पावर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और फ्रॉम द हाई कोर्ट और फ्रॉम द जुडिशरी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे कि ये पहली बार तो नहीं है, करेक्ट, देयर आर मेनी अदर एरियाज आर देयर जहां पे जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन अवे। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप आर्टिकल नंबर 262 पढ़ते हो, जैसे इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट होता है, दैट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में भी जुडिशरी को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, बट वो कहां मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, करेक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। बट ये तो एक जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इट वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी एक्ट, करेक्ट और नॉट, इट इज एन ऑर्डिनरी एक्ट। ऑर्डिनरी एक्ट कैसे एक पर्टिकुलर जुडिशियल रिव्यू को इसने टेकन अवे ले लिया, जुडिशियल रिव्यू को कैसे छीन लिया है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हुआ कि नहीं हुआ, ये एक कंट्रोवर्सी है। दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि कहीं पे भी रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन तो नहीं दी गई ना, इस पर्टिकुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये नहीं डिफाइन किया गया कि रिलीजियस कैरेक्टर है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, करेक्ट, इस स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में कुछ एरिया ऐसा है जो लगता है कि मॉस्क्यू है, लेकिन कुछ ऐसा भी एरिया है जो लगता है कि इट इज अ टेंपल, करेक्ट, इट इज अ टेंपल, अंडरस्टूड। ये पर्टिकुलर एक रिलीजियस ओके स्ट्रक्चर है, इस रिलीजियस स्ट्रक्चर में ये बात क्लियर हो रही है, क्या क्लियर हो रही है कि सम एरिया जो है ये लग रहा है कि दे रहा है कि ये मॉस्क्यू है, बट सम एरिया दे रहा है कि इट इज अ टेंपल। अब इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉस्क्यू के भी हैं और टेंपल के भी हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसको हम मॉस्क्यू माने या टेंपल माने। आपने बोला कि हम रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, बट ये कौन डिफाइन करेगा कि इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है स्ट्रक्चर का वो मस्जिद का है या टेंपल का है, करेक्ट और नॉट। तो ये एक कंट्रोवर्सी है। तो कोर्ट बोल रहा है कि हम ये तो भाई डिफाइन कर सकते हैं, इतना तो हमारा अधिकार है कि हम ये डिसाइड कर देंगे कि ये मॉस्क्यू है या टेंपल है। अगर फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर दिया एक मॉस्क्यू है, तो डेफिनेटली आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हो, बिकॉज इट विल गेट प्रोटेक्शन अंडर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बट अगर हमने बोला टेंपल है, तो डेफिनेटली आप इसको टेंपल ही मानोगे, इसको पूरा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट है। तो ये एक कंट्रोवर्सी इसमें और है। जो ज्ञानव्यापी केस है वो यही केस है। ज्ञानव्यापी केस में क्या हुआ कि टेंपल के भी एविडेंस वहां पे मिले हुए हैं, तो जो कोर्ट है वो यही डिसाइड कर रहा है कि इसको कौन सा रिलीजियस कैरेक्टर दिया जाए, मॉस्क्यू का दिया जाए या टेंपल का दिया जाए। नेक्स्ट चीज है कि इस पर्टिकुलर में सम एग्जेम्पशन से भी, जैसे आप बोलोगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आ गया, फिर अयोध्या वाला इशू कैसे कंटिन्यू रहा, क्यों वो पेंडिंग केस को स्टॉप नहीं किया गया। रीजन ये अयोध्या केस को एग्जेम्पशन लिस्ट में डाला गया था बिकॉज वो 500 इयर्स ओल्ड केस था, तो उसको एक एग्जेम्पशन दिया गया, जो अयोध्या डिस्प्यूट है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था इस पर्टिकुलर एक्ट से, कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कंप्लीटली एग्जेम्प्ट था। सेकंड ये एग्जेम्पशंस ये है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, दोज व्हिच आर प्लेस्ड अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958, वो भी इसके अंडर नहीं आते। इसी के तहत ये लोग क्लेम कर लेते हैं, जैसे शाही जामा मस्जिद संभल का है, वो इसी पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट के अंडर आता है, तो इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। जैसे ज्ञानवापी केस से ले लो, तो उसमें ही बोलता है कि वो इसके अंडर आता है, सो इट विल नॉट गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बिकॉज ये सारे जो है ना ये एग्जेम्पशन है यहाँ से। दूसरा है फाइनलाइज्ड सूट, मतलब कोई केसेस जो ऑलरेडी सेटल्ड और डिस्पोज हो चुका है वो भी प्रोटेक्शन मिलेगा उनको भी। फॉर एग्जांपल आप दोबारा से उल्टा नहीं कर सकते, जैसे अगर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि इसको मस्जिद माना जाए या ऑलरेडी डिसाइड हो गया है इसको हम टेंपल माने, तो वो वैसा ही रहेगा, उसको आप वापस से चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी शूट डिसाइड हो चुका है। सेकंड, अगर कोई सेटलमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट से हुआ है, आपसी समझदारी से हुआ है, तो उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो जो भी आपने सॉल्व किया है, जो भी आपका रिजल्ट आए रिजॉल्व के टाइम पे, उसी को माना जाएगा।
तो आई थिंक अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ओके, एमसीक्यू इसलिए। तो क्वेश्चन ये है बेसिकली कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए, देन ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 3 4 ओनली, 3 4 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। आप इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और उसके बाद आंसर दो कमेंट में, करेक्ट है। हम जो भी फॉर एग्जांपल सबसे पहले फॉर एग्जांपल आंसर देगा उसके क्वेश्चन उसके आंसर को हम लोग पिन करेंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट में जरूर आंसर देना है। अगर आप डेफिनेटली अगर आपने पूरा वीडियो सही से देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हलवा क्वेश्चन है। सेकंड है, मेंस के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 in maintaining communal harmony and its role in the ongoing legal dispute surrounding the Sambal Mosque case. Analyze the challenges posed by such cases to the act and interpretation. 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको सिंपल है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बताना है कि है क्या और ये किस कंटेक्स्ट में ये आया था। फिर आपको मेंटेनिंग कम्युनल हार्मोनी, ये कैसे मेंटेन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो उसके सेक्शंस हैं लाइक सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6, उन सेक्शन के बारे में आपको मेंशन करना है कि कोई भी रिलीजियस करेक्टर है, स्ट्रक्चर है, उसका करेक्टर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका करेक्टर वही बना रहेगा जो 15 अगस्त 1947 के टाइम पे था। उसके बाद संबल मॉस्क्यू केस में उसको लिंक करेंगे एंड देन चैलेंजेस के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ये आपके लिए मेंस के लिए है, तो इसका भी आपको आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद फॉर एग्जांपल आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम फिर चेक करेंगे किसका आंसर अच्छे से बढ़िया आया है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिकली केस, ओके, और इशू दैट इज संबल जामा मस्जिद केस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को प्रॉपर से देख लीजिएगा और आपको पसंद आए डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपके आसपास आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।